हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज तो कमाल हो गया। कल से सारे ग्लोबल मार्केट्स रेड में हैं। नैस्डैक 1% से ज़्यादा डाउन रहा, कॉस्पी 6% से ज़्यादा डाउन रहा, निक्केई 4% के करीब डाउन रहा और हैंगसेंग भी करीब 2% डाउन रहा। यहाँ तक कि यूरोप के मार्केट्स भी रेड में हैं, लेकिन हमारे मार्केट्स में शानदार रैली देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर क्या गेम चल रहा है? क्या ये सैटरडे के एंटिसिपेशन में पोजीशंस बन रही है? इसको डिकोड करेंगे। साथ में ये एआई सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में क्या हो रहा है, क्यों इतनी गिरावट हो रही है, क्या ये छोटी मोटी करेक्शन है या ये पूरा रिवर्सल ट्रेड है, इसको भी डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। एक बड़ा रीजन जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में हमें इतनी गिरावट देखने को मिली वो है ईरान वॉर का एस्केलेशन, और वहाँ पर लगातार सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स क्या है 24 आवर्स में, आइए इसको समझते हैं। ये 6th कंसेक्यूटिव डे हमें वहाँ पर फायरिंग देखने को मिल रही है। 8 killed, 20 wounded इन सदर्न ईरान। टारगेट शिफ्ट टू सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, पावर लाइन्स, ट्रेन स्टेशन, ये सब में हो रहा है। और साथ में IRGC नेवल हब में भी अटैक्स हुए हैं यूएसए की तरफ, और ईरान ने भी अपना रिटेलिएशन किया है। कतार अंडर फायर, कुवैत, बहरीन में भी ऐसी खबरें कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया अटैक्स को, और यूएस ने भी अपना जो ब्लॉकेड है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईरान भी वहां से ऑयल फ्लो करने नहीं दे रहा है और यूएस ने भी अपना ब्लॉकेड लगा दिया है। द थ्रेट एस्केलेट्स। ट्रंप ने कहा है नेक्स्ट वीक गेट्स रियली बैड। तो उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है, पावर प्लांट्स एंड ब्रिजेस अनलेस ईरान नेगोशिएट्स। तो फोर्स करने की कोशिश हो रही है कि हमारे शर्तों पर बात करो। ईरान वाउज टू हिट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन इन रिस्पॉन्स। जैसे जैसे वहां से एस्केलेशन होगा वैसे वैसे ईरान की तरफ से एस्केलेशन होगा, और वो पूरे मिडिल ईस्ट में जो यूएस के बेसिस हैं उसको टारगेट करेगा। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि IRGC कहता है कि while US action in Hormuz continues, not a single drop of oil or gas leaves the region, an export threat beyond mere transit risk। तो यूएस से कभी ब्लॉकेट लगा, ईरान भी कह रहा है कि हम तेल जाने नहीं देंगे, तो इकॉनमी चलेगी कैसे? और इसीलिए साउथ कोरिया और जापान में इतना हमें मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑयल पे डिपेंडेंट है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि टॉक्स अलाइव। White House says Iran wants to make a deal. Trump says Tehran is asking for a meet. ये थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद एक बार फिर बातचीत शुरू हो जाए और ये लड़ाई रुक जाए। मेन अभी हमें देखना है 80 का लेवल क्रूड ऑलरेडी पास कर चुका है और उसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 90 वापस से टच करता है तो फिर एक बार फिर हमें वही देखने को मिलेगा जो 2-3 महीने पहले देखने को मिला। ऑयल पर हमें ज़रूरत है कि हम नज़र बनाए रखें कि कितना वहाँ पर एस्केलेशन हो रहा है, क्योंकि ये लड़ाई हम पहले भी देख चुके थे। इसलिए ऑयल मार्केट थोड़ा कंट्रोल्ड हमें दिख रहा है, लेकिन इसको हम नहीं डिनाई कर सकते कि 72 से बढ़ते हुए ऑयल जो है 82 पे आ गया, तो क्या ये 90 पे भी जाएगा? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब एआई स्टॉक्स की बात करते हैं। काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लोग भी ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, और जनरली मार्केट का मूड एआई ही डिसाइड करता है। एआई खास करके सेमीकंडक्टर्स में अभी ब्लड बाथ चल रहा है। 7-7, 8-8, 10-10, 15-15% वहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमें भूलना नहीं चाहिए कि यही स्टॉक्स एक साल में 2 गुना 3 गुना हुए हैं। जो जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है वो उतनी तेज़ी से ही नीचे जाता है। अभी तक अगर हम इंडिविजुअल 8-10% का फॉल देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ये स्टोरीज ओवर, तो क्या उसमें हकीकत है? आइए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये जो फॉल हमें देखने को मिल रहा है खास करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, वो कैसे स्पैन आउट हुआ, आइए इसको समझते हैं। पहला वेव जो शुरू हुआ जब जॉब्स का डेटा काफ़ी स्कैरी आ गया, CPI 4.2 पे हमें देखने को मिला, तो फेड कट के रेट्स बढ़ने लगे, और SOX जो कि वहाँ का एक ETF है AI का, उसमें ड्रॉप देखने को मिला। इसके बाद जुलाई में मेटा की न्यूज़ आई, और मेटा ने के पास जो कंप्यूटिंग एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग थी उसे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इससे
मार्केट ने ऐसे रीड किया कि ओवर कैपेसिटी हो गई है, यानी कि फ्यूचर की डिमांड घट सकती है। मेटा स्टार्ट सेलिंग स्पेयर जीपीयूज और स्केर्सिटी प्रीमियम गॉन, तो ये भी एक ट्रिगर साबित हुआ। और इसके बाद एक बड़ी लिस्टिंग होती है। आप जानते हैं कि एसके हाइनिक्स कोरिया का एक जायंट है, वन ऑफ द 3 मेमोरी जायंट्स। उसकी यूएसए में लिस्टिंग हुई और बहुत बड़ी लिस्टिंग हुई, $26.5 बिलियन की नैस्डैक में लिस्टिंग हुई। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे वो कोरिया में एसके हाइनिक्स को बेचने लगे और बोले कि ठीक है, हम अपने देश में लगाएंगे या जो हमारे अलाई कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लगाएंगे। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कोरिया के मार्केट्स में थोड़ी गवर्नेंस के इश्यूज पास्ट में हमें नोटिस किए गए हैं, यानी कि ऑब्जर्व किए गए हैं। सो नैस्डैक कंपैरेटिवली बेटर गवर्न मार्केट है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस का प्रेफरेंस है कि वो वहाँ पर पोजीशंस बनाएं और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा हमें फॉल देखने को मिल रहा है। और अगर कोरिया में एसके हाइनिक्स बिकेगा तो सैमसंग भी बिकेगा। सो इसने भी सेंटिमेंट्स को डैम किया। क्यों? क्योंकि एसके हाइनिक्स लीडर है मेमोरी और चिप्स का, सो वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। सो अब अगर हम ब्रॉड रीजंस की बात करेंगे क्यों एआई में हमें इतना ब्लडबाथ देखने को मिला, तो पहला रीजन केपेक्स का शॉक। टीएसएमसी ने अपने केपेक्स को बढ़ाया, ये तो अच्छी बात है। सो 52.6 बिलियन से 60 to 64 बिलियन केपेक्स बढ़ा, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन इसको मार्केट क्वेश्चन कर रहा है, वेयर इज द आरओआई ऑन दिस स्पेंड। तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं कर्ज लेके या अपने रिजर्व से हटा के, इस पर आप रिटर्न्स कब दिखाओगे और कितना दिखाओगे। और दूसरी तरफ ये भी फेयर है कि कैपेसिटी जो स्कैर्सिटी है वो भी कम होगी फ्यूचर में, तो इसको लेके मार्केट नर्वस है। दूसरा रीजन है चाइनीज डिस्ट्रप्शंस। तो वहां से भी खबर आ रही है कि डीपसीक डेवलपिंग इट्स ओन एआई चिप, अ डायरेक्ट थ्रेट टू द एनवीडिया सेंट्रिक सप्लाई चेन प्रीमियम। साथ में ऐसी भी र्यूमर्स उड़ी थी कि चाइना ने जो लिथोग्राफी मशीन्स होती हैं जिससे चिप्स को बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, वो भी मैनेज कर ली है। तो ध्यान रहे कि उस मशीन पर बैन लगा हुआ है, चाइना को वो मशीन नहीं बेची जा सकती। जब तक चाइना वो मशीन नहीं बनाएगा वो चिप नहीं बना सकता, और जिस दिन उसने बना दिया उस दिन चिप इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी। तो इसका भी फेयर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तीसरा रीजन है क्राउडेड एंड लेवर्ड। सो पोजिशनिंग इन एआई समिट गॉज एक्सट्रीम, leveraged longs are being flushed, so selling feeds selling। so ऐसे में क्या हो रहा है कि पिछले दिनों बहुत रैली हुई, बहुत आर्टिकल्स लिखे गए और बहुत खबरें आई, तो दुनिया भर के लोगों ने एआई में पैसे लगाए। काफ़ी लेवरेज्ड मनी जो हमारे यहाँ मार्जिन ट्रेडिंग एमटीएफ होता है उसके बेसिस पर लगाए। खास करके कोरियन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा लेवरेजिंग की गई और लेवरेज मनी को यूज़ करके लगाया गया। और हम जानते हैं ये अक्सर मार्केट के टॉप के आसपास होता है। तो वहाँ पर वो जो लेवरेज्ड लोग थे जिन्होंने कर्ज लेकर पैसे लगाए, अब वो मार्केट से निकल रहे और आधे पौने दाम पे स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। तो वो हो रहा है। साथ में ईरान वॉर, उसका भी इम्पैक्ट है। मैक्रो स्क्वीज, वॉर ड्रिवन ऑयल, फेड हाइक का चैटर ऑलरेडी चल रहा है, हालांकि उसमें थोड़ा कंट्रोल हुआ है। एंड स्ट्रेच वैल्यूएशन टर्न्स इजी मनी इनटू शो मी मनी। सो ये कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से हमें मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये एआई स्टोरी खत्म होने का साइन है या फिर ये एक नॉर्मल करेक्शन है और इस करेक्शन के बाद मार्केट्स वापस ऊपर जाएंगे एआई के फील्ड में। तो आइए इस पर बात करते हैं कि क्या एआई स्टोरी इज ओवर। तो पहले कुछ डेटा देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1.3 to 1.4 ट्रिलियन मार्केट कैप इरेज्ड इन जून वेव अलोन। इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली आफ्टर 130% 12 मंथ एसओएक्स रैली। तो जैसा कि आप जानते हैं एसओएक्स एक एआई का ईटीएफ है। इंटेल में भारी गिरावट देखने को मिली है, एसके हाइनिक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वर्स्ट सिंगल डे ऑन रिकॉर्ड। कॉस्पी में 7 सर्किट ब्रेकर लगा 2026 में, क्योंकि वहां पर चिप्स का काफ़ी ज़्यादा वेट है और 2 कंपनीज 50% से ज़्यादा का वेटेज होल्ड करती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये जो एसओएक्स ETF है इसमें फॉल देखने को मिला 8% का। स्टिल 90% ईयर टिल डेट रिटर्न आफ्टर 130% 12 मंथ रैली। तो अभी भी ये स्टॉक सिग्निफिकेंटली अप है। इंटेल में भी आप देख सकते हैं कि कितनी रैली हुई। एसके हाइनिक्स तो
रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली हमें वहाँ पर देखने को मिली। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेशक यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन जितना राइज देखने को मिला उसके कंपैरिजन में ये फॉल अभी तक हम कहें तो उसका छोटा सा फ्रैक्शन है। सो इसे आज की डेट में हम ये कह सकते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर कि ये करेक्शन है, ये क्रैश नहीं है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है, और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। अब इसके फंडामेंटल रीजंस क्या हैं, क्यों फंडामेंटली अगर हम देखें तो ये क्रैश नहीं है, इसको समझते हैं। सो पहली चीज कि करेक्शन 10 to 20% फॉल फ्रॉम पीक, क्रैश 20% से ज़्यादा अगर होता है, अगर आपको ETFs में दिख रहा है या नैस्डैक में दिख रहा है कि 20% से ज़्यादा का फॉल हो गया, तब हम क्रैश की बात करेंगे। फिलहाल के लिए करेक्शन दिख रहा है और दिस फॉल सिंगल स्टॉक्स 15 से 20% गिरे हैं। अगर ETFs को देखेंगे तो 5 to 12% गिरे हैं इन अ मंथ, तो ये करेक्शन ही दिख रहा है। अब बात करते हैं कि AI की डिमांड खत्म होने वाली है, तो ये हम 5 फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो फंडामेंटल्स की बात करें सो एनवीडिया Q1 का रेवेन्यू $81.6 बिलियन का है, 85% का ग्रोथ वहां पे देखने को मिला है। डेटा सेंटर्स में 92% का ग्रोथ देखने को मिला है, 75% मार्जिन। कहीं से भी पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखने से नहीं लग रहा है कि डिमांड खत्म हो रही है। अगर 4 बिग स्केलर्स की बात करें तो अभी भी $725 बिलियन का केपेक्स इन्होंने प्लान किया हुआ है। अगर ये डिमांड नहीं है तो ये केपेक्स क्यों कर रहे हैं? और साथ में जो गौर करने वाली बात है कि अगर ये नया डेवलपमेंट है, डिमांड कम हो रही है, तो ये केपेक्स में कट का अनाउंसमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। इसका मतलब डिमांड इंटैक्ट है। वैल्यूएशंस की बात करें, एनवीडिया का फॉरवर्ड PE 23 है। अगर आप बड़े बड़े AI के जो सेमीकंडक्टर और चिप्स की फॉरवर्ड PEs को देखेंगे 26, 27, 28 के, वो अभी भी 20 के आसपास है। दोस्तों ध्यान रहे कि .com जब क्रैश हुआ था 130 से 200 टाइम्स का वहाँ पर PE हमें देखने को मिल रहा था। सो अभी भी हम .com के 1/10 लेवल पर हैं। सो ये क्रैश का इंडिकेशन नहीं है। सप्लाई की अगर बात करें सो TSMC गाइड्स 2026 रेवेन्यू 40% का इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है, और इसीलिए ये केपेक्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में बाकी जो कंपनीज हैं वो भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अगर हम पास्ट में जाके देखें सो नवंबर दिसंबर 2025 में इसी तरीके का माहौल था। एक बार शोर मचने लगा, AI स्टोरीज ओवर, और फिर दोबारा से वहाँ राइज हमें देखने को मिला, और फरवरी अप्रैल में भी हमें माइनर फॉल देखने को मिला था, वहाँ से भी रिकवरी की। सो अगर हम फंडामेंटल्स को देखें, अगर हम डिमांड को देखें, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। इसलिए ये कहना अभी गलत होगा, कम से कम अभी गलत होगा कि AI स्टोरीज ओवर। अभी ये एक नॉर्मल करेक्शन हमें दिख रहा है। सो अ मिड साइकिल करेक्शन, नॉट अ फुल साइकिल टॉप। आप जानते हैं कि कोई भी जो सेक्टर होता है उसमें ग्रोथ चलता है, फिर डिप आता है, फिर ग्रोथ चलता है, फिर डिप आता है, और फिर फाइनली वो टॉप बनाता है और फिर वो क्रैश करता है। सो अभी तक के जो साइंस हैं वो ये बता रहे हैं कि ये क्रैश नहीं है, ये मिड साइकिल का डिप है। सो द ट्रिगर फॉर द सेल ऑफ रिकॉर्ड केपेक्स हो रहा है, इसकी वजह से सेल ऑफ हो रहा है, इज इटसेल्फ प्रूफ ऑफ डिमांड। रिकॉर्ड केपेक्स का मतलब है रिकॉर्ड
डिमांड है, इसीलिए केपेक्स हो रहा है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कंपनीज डोंट रेज स्पेंडिंग टू $60 बिलियन इनटू बिजनेस दैट्स टाइम। अगर ये इंडस्ट्री खत्म होने वाली होती तो केपेक्स क्यों होता? इसलिए ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि करेक्शन पे एंटर करना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक्स और भी गिर सकते हैं। इसलिए फोकस ऑन वैल्यूएशन। अगर आपने सही वैल्यूएशन पर स्टॉक को लिया है तो आपको घबराने की बात नहीं है। 10, 15, 20% और भी स्टॉक गिर जाए, आप कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का बिजनेस साउंड है, डिमांड साउंड है, और आपने फेयर वैल्यूएशन पे लिया है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। अब आइए सबसे बड़े मुद्दे पर चलते हैं कि सारा मार्केट डाउन था, ग्लोबल मार्केट्स डाउन था, हमारे मार्केट में क्या हो गया, अचानक से इतनी रैली क्यों हो गई? दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपके साथ बताया था कि सैटरडे के दिन 5-6 बैंक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बड़े बड़े बैंक्स के, और एक ही दिन इतने सारे रिजल्ट्स आएंगे और वो बैंकिंग इंडस्ट्री को एक डायरेक्शन देंगे। अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो बड़ी रैली भी हो सकती है, और नेगेटिव सरप्राइज आता है तो शायद ज़्यादा फॉल हमें नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये सब कुछ ऑलरेडी प्राइज्ड इन है। इसके बारे में डिटेल में हमने बात की थी। लेकिन आज जो रैली आई वो 2 सेक्टर्स की वजह से आई, और वो है, एक तो आईटी में हमें अच्छी रैली देखने को मिली। हालांकि ये भी थोड़ा एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि आईबीएम के रिजल्ट्स खराब आए और टीसीएस के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमें बड़ी रैली देखने को मिली। और दूसरा बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी हमें रैली देखने को मिली, रिजल्ट से पहले देखने को मिली। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? अभी हम एडवांस डिक्लाइन और मार्केट का डेटा तो देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर आज का जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से देखें तो कुछ स्टॉक्स में बड़ी रैली हुई। उसमें से टॉप गेनर निफ्टी का फेडरल बैंक रहा। बैंक के स्टॉक्स कोटक बैंक, एचडीएफसी भी 1-1, 2-2% डाउन रहे। सो ऐसा लग रहा है आज का डेटा देख के कि यहाँ पर मार्केट को ज़बरदस्ती बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो हमारे यहाँ क्या ट्रिगर है? एक ही ट्रिगर है, सैटरडे के रिजल्ट्स। और सैटरडे के रिजल्ट्स क्या बहुत अच्छे आने वाले हैं, इसी के एंटिसिपेशन में मार्केट रैली हुई, या फिर उन्हें पता है कि रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं और उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई इस रैली का इस्तेमाल करके? क्या ये मार्केट में बहुत बड़ा गेम हुआ? आपको क्या लगता है? अपना फीडबैक शेयर करिए। लेकिन मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको दिखाया डिटेल में सभी बैंक की ऑप्शंस मार्केट में और फ्यूचर्स मार्केट में कैसी पोजीशंस बन रही हैं, और काफ़ी इंडिकेशंस थे कि शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। कोई मेजर वहाँ पर बुलिश साइंस हमें नहीं दिखे। डेटा मैंने डिटेल में आपको दिखाया। आज मैं उस डेटा का एक छोटा सा पोर्शन दिखाता हूँ, फ्यूचर्स मार्केट में कैसी पोजीशंस बन रही हैं। क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट में जो नियर टर्म पर बेट किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 5 इनके तो रिजल्ट्स आने वाले हैं, और फेडरल बैंक को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आज का ये टॉप गेनर रहा है। सो अगर हम यहाँ पर इनके प्रीमियम को देखें, सो प्रीमियम में कोई मेजर राइज देखने को नहीं मिला है। अगर प्रीमियम परसेंटेज देखें तो वो तो 1% से भी कम है। सो ये थोड़ा एक हमें बता रहा है कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट भले ही ऊपर गया, बैंक के स्टॉक्स ऊपर गए, शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे रिजल्ट्स का एंटिसिपेशन होता सो बड़े स्केल पर लॉन्ग्स बनते तो ये प्रीमियम ऊपर होता और प्रीमियम परसेंटेज ऊपर जाता। ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। ये बात सही है कि ये सब प्रीमियम में है, और प्रीमियम में क्यों है, मार्जिनल प्रीमियम में क्यों है? क्योंकि काफ़ी रिटेल वालों ने आज पोजीशंस क्लोज की होंगी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड रैली थी तो प्रीमियम आ गया। लेकिन अगर नेट बाइंग होती तो ये प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा होते। तो डेटा, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सैटरडे को क्या होने वाला है। फ्यूचर्स मार्केट में कोई बड़ा लॉन्ग बिल्डअप देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए ओआई में तो अच्छा खासा एडिशन हुआ है, 2 से 5% तक का एडिशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम में राइज नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कॉशियस बिल्डअप, हमें इंडिकेट कर रहा है, और ये बेरिश बिल्डअप भी हो सकता है, क्योंकि इतनी रैली के बाद ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब बड़े शॉट्स भी नहीं कटे हैं। अगर बड़े शॉट एग्रेसिवली कटते तो भी प्रीमियम बढ़ता। सो मोटा मोटा ये बहुत ही कॉशियस हमें एक व्यू दे रहा है। अब सैटरडे को क्या होता है वो देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा संडे में उसकी एक एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूं। लेकिन मोटा मोटा आज जो मार्केट चढ़ा वो एक सेल ऑन राइज टाइप का इवेंट मुझे देखने को मिल रहा है।
आगे मार्केट का डेटा भी दिखाते हैं, वहां पर क्या दिख रहा है उससे भी आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अब ये मार्केट का डेटा देखते हैं, यहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो एक बार फिर हम 24,000 के लेवल को हमने सस्टेन कर लिया, 24,300 से ऊपर हम चले गए हैं। 260 पॉइंट का आज हमें निफ्टी में गेन देखने को मिला। अगर आप वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें, पहले विक्स देखते हैं, देखिए यहाँ पे राइस हुआ तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि फेयर बढ़ा है। इतनी तेजी में नॉर्मली विक्स गिरता है, जो कि होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। पुट की आईवी भी बढ़ी हैं, यानी कि हेजेस भी किए गए हैं, इसलिए पुट और कॉल के में हमें 4% से ज़्यादा का गैप देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर भी कॉशियसनेस देखने को मिल रही। पुट कॉल रेशियो में काफ़ी राइज देखने को मिला। नॉर्मल है, क्योंकि जब भी रैली होती है तो रिटेल वाले बुलिश पोजीशंस बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर भी देखिए, आपका 1.4 जो होता है वो पुट कॉल रेशियो का मोटा मोटा टॉप की तरफ होता है। 1.5 मैक्सिमम जाता है नॉर्मल सिचुएशन में। तो ये भी हायर एंड पे है, तो ये भी हमें बता रहा है कि मंडे को मार्केट बेरिश रह सकता है। और अगर नेट ओवाई एडिशन की बात देखें तो देखिए ये फिर नेगेटिव आया। तो इतनी रैली हो गई और इतना बड़ा सामने इवेंट है, तो फिर भी यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड नहीं हुए, शॉर्ट ऐड हुए। और अब देखिए प्रीमियम में कितना डिप हमें देखने को मिला। सो डेटा में कम से कम कोई बड़ा बुलिश लॉन्ग बिल्डअप का हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है। और आज अगर एक और चीज़ आप गौर करें, टर्नओवर देखिए एवरेज से कम है। इतनी रैली हो गई, टर्नओवर कम है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा गेम रचाया गया है। कुछ स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट को चढ़ाया गया है, लोगों के शॉर्ट्स कट किए गए हैं और शॉर्ट्स बिल्डअप भी हुए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे ना, तो आपके मेजॉरिटी स्टॉक्स रेड में दिखेंगे, आपको ग्रीन में नहीं दिखेंगे। इसी वजह से, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन नेगेटिव है। और कल के दिन ज़रूर FIAs ने अपने शॉर्ट्स कट किए हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बैंक के रिजल्ट्स आने से पहले थोड़ी कॉशियसनेस देखने को मिल रही है। सो देखिए, मैंने आपको दो डेटा दिखाया, बैंक के स्टॉक्स का और जनरल मार्केट का डेटा भी दिखाया। कहीं से भी लॉन्ग बिल्डअप का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आया, सो मार्केट में एक और गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। सो हमें रिजल्ट्स को केयरफुल स्टडी करना है और मैं कोशिश करूंगा आपके साथ उसकी अपनी स्टडी शेयर करने का। लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर कोई बड़े लॉन्ग बिल्डअप का सीन हमें नहीं दिख रहा है। मोस्ट लाइकली मंडे को हमें नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि कोई बड़ा पॉजिटिव हमें ट्रिगर वहाँ से देखने को ना मिले। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं। देखिए चार्ट्स में कुछ खास है नहीं, सैटरडे के रिजल्ट्स आने हैं, उसके बाद हमें देखना है। मोटा मोटा इसी रेंज पर मार्केट चल रहे हैं। मैंने आपके साथ ये रेंज शेयर की थी, जो ये नियर टर्म की रेंज थी, इसने ब्रीच कर दिया है। लेकिन अभी ये बड़ा लेवल है जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती हमें फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए ये दो लेवल पर नज़र बनाए रखें, 24,385, 24,225। अगर वापस से 24,225 के नीचे आता है तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है। सो ओवरऑल मार्केट में कुछ खास नहीं है, अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। और एक पैटर्न जो ये बना रहा है, एक डायमंड पैटर्न टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें देखना है कि यहाँ से क्या ये ब्रेक करके ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है 24,000 से, तो फिर हमें सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिल सकती है। अगर इस पैटर्न से बाहर निकल जाता है तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फिलहाल के लिए इसमें हमें नहीं दिख रही है। डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, चार्ट के एनालिसिस भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए मंडे के दिन ही हमें एक मौका मिलेगा लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड की। होपफुली उस दिन हमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा और हम जब मंडे को मिलेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।